हे हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं, जो कि आपका हेल्पफुल रहेगा सीएसईआर नेट के एग्ज़ाम के अंदर, और मेनली आपका रहेगा आईआईटी जैम और जेईई एडवांस के। ठीक है, आईआईटी जैम और जेईई एडवांस के अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री के। एक फॉर्मूला सीट आपका क्विक रिवीजन है, 30 से 35 मिनट के अंदर आपकी पूरी पॉलीमर केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। अगेन हम पीछे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि शुरुआत के टॉपिक तो सभी को याद रहते हैं। हम मिसलेनियस करेंगे ताकि आपका दिमाग भी उस तरीके से काम करे भी पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका है मार्क कूहन इक्वेशन। क्या है आपकी मार्क कूहन इक्वेशन? स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा, आराम से चल रहे हैं ताकि समझ में भी आ सके। जिसको कम याद है और जिसको ज़्यादा याद है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लीजिएगा। मार्क कोहन इक्वेशन के अंदर क्या था, इसका काम क्या था, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकालने का काम होता है। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी थी, ये आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, इज इक्वल टू के एम वी की पावर अल्फा बोल देते हैं इसको। ठीक है, एम वी की पावर अल्फा। तो अब देखो ये आपकी मार्क कोहन इक्वेशन है। अब इसमें टर्मिनोलॉजी देखो क्या क्या है। जो ये वाली टर्म है इसको हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। क्या बोल देते हैं भाई? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। बाकी टर्म्स आपके एम वी की पावर अल्फा को हम बोल देते हैं विस्कोसिटी एवरेज। आपने एवरेज सुने होंगे, जैसे नंबर एवरेज सुना होगा, वेट एवरेज, जेड एवरेज सुना होगा। ये आपका कौन सा है? विस्कोसिटी एवरेज है। ठीक है, एक मेजरमेंट का तरीका है आपका पॉलीमर को लेके। ठीक है, एंड के एंड अल्फा को बोलते हैं हम सोलवेंट पॉलीमर पेयर। सोलवेंट पॉलीमर पेयर आपका ये भी आपका काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, के एंड अल्फा क्या है। ठीक है, और आपका पॉलीमर की शेप एंड ज्योमेट्री कौन बताता है? अल्फा। अल्फा आपका शेप एंड ज्योमेट्री बताएगा। क्या बताएगा? आपका शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, आई बात समझ में? ये थी आपकी मार्क कोहन इक्वेशन। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। काफी बार ईटा की वैल्यू आपसे पूछते हैं, बाकी सब वैल्यू आपको गिवन होती है, और कई बार अल्फा की वैल्यू पूछ लेते हैं, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू पूछते हैं, या फिर विस्कोसिटी एवरेज की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज क्या थी आपके नेट और जैम के अकॉर्डिंग, ये अल्फा की वैल्यू आपकी वरी करती है 0.5 से लेके 1 तक। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम अल्फा की वैल्यू 1 लेके चलेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है भाई 1। अब आगे जैसे कि हमने बोला भाई के एंड अल्फा क्या है, के एंड अल्फा क्या है? सॉल्वेंट पॉलीमर पेयर है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है भी क्या होगा। अब अल्फा की आपके पास 3 वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये भी याद करने वाली बात है, एडवांस क्वेश्चन आता है। अल्फा की वैल्यू अगर आपकी 0.8 से ज्यादा है, ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 0.5 है तो आपका आइडियल कंडीशन बोल देते हैं उसको। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम आइडियल कंडीशन। स्पीड को आप कम ज्यादा कर लीजिएगा। जब अल्फा की वैल्यू 0.5 है तो उसको आइडियल कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में सॉल्वेंट का और पॉलीमर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। सॉल्वेंट पॉलीमर का नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरी कंडीशन के अंदर अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 है, 0.8 से ज्यादा है, तो नो इंटरेक्शन। इसमें भी आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, नो इंटरेक्शन। थर्ड कंडीशन आपकी, अगर अल्फा की वैल्यू आपकी लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5, तो आपका एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, आई बात समझिए। आपको अच्छे से एक एक चीज को रिवाइज करते चलिएगा, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोल देते हैं इसको। यानी कि पॉलीमर है, ये आपका पॉलीमर है, और हमने किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, इसकी इंटरेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो पॉलीमर क्या आपका खुल जाएगा। ठीक है, यानी कि ओपन अप हो जाएगा पॉलीमर, आपका पॉलीमर नहीं रहेगा, ओपन अप हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है मार्क कोहन इक्वेशन से।
पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, रिवाइज कर लेना इसको। मेन आपकी यही इक्वेशन थी, ईटा इज इक्वल टू के एम वी की पावर अल्फा। इसकी टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखना आप। एम वी क्या था आपका, विस्कोसिटी एवरेज था। के एंड अल्फा को सोलवेंट पॉलीमर पेयर बोल देते हैं। शेप एंड ज्योमेट्री पॉलीमर की कौन बताता है आपका, अल्फा बताता है शेप एंड ज्योमेट्री। और अल्फा की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे, 1 वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल सोल्व के अंदर काफी हेल्प करती हैं चीजें बाय डिफॉल्ट, कई बार हमें पता नहीं होता। और अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन गिवन है। अभी अल्फा को ये 0.5 है तो आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, आइडियल कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। अगर 0.8 से ज्यादा तो अभी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर 0.5 से कम है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, यानी कि पॉलीमर आपकी नेचुरल स्टेट के अंदर नहीं रहेगा, ओपन अप हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आपका मोल। अभी जो आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, सॉरी, अब इसी में देखते हैं। जो ईटा मैंने आपको बोला था इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है भाई। यूनिट भी काफी बार पूछ लेते हैं आपका, पहले ओल्ड एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछा गया। अभी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो आप याद रखना कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की यूनिट जस्ट अपोजिट, उल्टी होती है आपकी डेंसिटी की यूनिट के, ठीक है। और डेंसिटी की यूनिट आपको पता ही है, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन में वॉल्यूम कहलाता है। मास की यूनिट क्या है आपकी, ग्राम है। वॉल्यूम की क्या है आपकी, सेंटीमीटर क्यूब है। यानी हम बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी की है। अब डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। यानी कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की आपसे यूनिट पूछे तो जस्ट अपोजिट करना आपको डेंसिटी वाले का। तो इसकी यूनिट क्या आएगी इंट्रिंसिक की, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ठीक है। आगे हम सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन। आपका मोल फ्रैक्शन होता है एंड पॉलीमर की लेंथ के अंदर क्या रिलेशन है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। एंड पॉलीमर की लेंथ, पॉलीमर की लेंथ के अंदर आपका रिलेशन क्या है, आपके काफी बार क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। अब ये आप डायरेक्ट याद करना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द पॉलीमर इज इक्वल टू 1 - p, ठीक है। 1 - p और p की पावर n-1, ये आपका फॉर्मूला है। 1 - p और p की पावर n-1। ये x क्या है, ये तो आपका मोल फ्रैक्शन है, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। P क्या है, P आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम P को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मिलेगी ये वैल्यू, ठीक है। और N क्या है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मोनोमर यूनिट, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। भाई आपके मोनोमर की कितनी यूनिट्स आपको गिवन है, और या फिर लेंथ ऑफ द वन मोनोमर यूनिट, एक ही बात है, लेंथ ऑफ वन मोनोमर यूनिट। आई बात समझ में। ये आपका फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का और लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है उसका। अब तीसरे नंबर पर आता है, आपने सुना होगा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम देखा होगा, लिंक एवरेज, ठीक है। लिंक एवरेज को हम डिनोट करते हैं के से, और के का फॉर्मूला था के इज इक्वल टू 1/1 - p। अगेन पी क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी है। अगेन पी आपकी क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है। और के आपका क्या है, लिंक एवरेज है। क्वेश्चन सोल्व करोगे उस टाइम आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। अगेन हम एक और रिलेशन याद करते हैं, अगर आपका एक तो ये वाला पॉलीमर जिसकी लेंथ ये है, एक ये है, ठीक है। यानी कि जिसकी लेंथ का और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है आपका, तो ये याद आए, ये याद करना आपकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पॉलीमर, लेंथ ऑफ पॉलीमर। यानी कि जिस पॉलीमर की लेंथ आपकी काफी ज्यादा होगी उसका मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम मिलेंगे, यानी कि जो जितना ज्यादा लंबा होगा उसके मोल फ्रैक्शन कम होंगे। ये वाला भी एग्जाम के अंदर आ जाता है। आगे आपका टॉपिक आएगा फोर्थ। फोर्थ आपका टॉपिक रहेगा भाई डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन। क्या रहेगा आपका टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको हम डिनोट कर देते हैं ऐसे ब्रैकेट लगा के n से। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला क्या है आपको डायरेक्ट याद करना है, रिवीजन सेशन है, इज इक्वल टू मास ऑफ द पॉलीमर, मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का मास क्या है, डिवाइड बाय मास ऑफ द मोनोमर यूनिट, मास ऑफ वन मोनोमर यूनिट, वन मोनोमर यूनिट। हम इसको डिनोट करते हैं पॉलीमर के मास को तो कैपिटल एम से और इसको स्मॉल एम से। यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन का आपका फॉर्मूला होगा कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम।
ये आपको याद करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होती हैं चीजें। एक और आपका जो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का, ये भी आपको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए टी, यानी कि आपका आफ्टर टाइम, टी टाइम के बाद कितनी आपकी वो रहेगी कंसेंट्रेशन। यानी कि हम मोनोमर लेके चलते हैं, आपके पास 100 मोनोमर है, ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आपके कितने हैं 100 मोनोमर, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नोट 100 है, ठीक है। आफ्टर टाइम इज इक्वल टू हम बोल देते हैं 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ये रह गए 80, ठीक है, इसको बोलते हैं ए टी, और 20 ने आपका क्या बना लिया यहाँ पे पॉलीमर बना दिया। तो इस कंडीशन में अगर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देखें तो क्या आएगा, ए नोट डिवाइड बाई ए टी आएगा ऑब्वियसली। ए नोट कितना आपका 100 है और ए टी कितना है 80, आपका 80 है। तो यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन की वैल्यू होगी। तो याद करना दूसरा फॉर्मूला आपका ये वाला है। तीसरा फॉर्मूला आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का क्या होगा, 1/1 माइनस पी होगा, ठीक है। 1/1 माइनस पी कुछ नहीं है, बस इसी को क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है, इसी को रीअरेंज किया है। यहाँ पे p आपका प्रोबेबिलिटी ना होकर यहाँ पे p है आपका फ्रैक्शन ऑफ द मोनोमर कंज्यूम्ड। क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम, कि आपका मोनोमर कितना कंज्यूम हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ द मोनोमर कंज्यूम्ड। अब इसी एग्जांपल में देखें भाई कितना कंज्यूम हुआ है, आपका 100 से 80 हो गया, कितना होगा 20 कंज्यूम हुआ है। तो फ्रैक्शन कहाँ से देखें, इनिशियल कंसेंट्रेशन से। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आएगी, x डिवाइड बाई 100, ये आपका क्या है p की वैल्यू है। इस p की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखें और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। बस यही आपका फॉर्मूला था। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम, मास ऑफ द पॉलीमर डिवाइड बाई मास ऑफ द मोनोमर, दूसरा क्या था आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और तीसरा था 1/1 माइनस पी, पी को हम बोल देते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मोनोमर्स। एक दो बार लिख के देखोगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ टॉपिक के अंदर, हम देखते हैं आपका यही वाला कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम रिलेट कैसे करते हैं आपका काइनेटिक्स से, ठीक है, काइनेटिक्स से कैसे करेंगे। अब आप देखें कि भाई जो आपका पॉलीमराइजेशन है इन जनरल कौन सा होता है आपका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इन जनरल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं इसको, डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन को। इसके लिए आपको इक्वेशन क्या क्या बनेगी, के टी इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1 में ए नोट, ये आपकी रेट इक्वेशन है किसकी, पॉलीमराइजेशन के केस में। क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन है आपकी पॉलीमराइजेशन के केस में। इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए अगर रिवीजन कर रहे हो तो, के एन टी इज इक्वल टू 1/n-1, यहाँ से आपकी बड़ी वाली ब्रैकेट शुरू होगी, 1/a t की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1 वाला केस होगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 2 यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 लिखते हैं, n की वैल्यू 2 करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है, ये भी कह सकते हैं भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए तो इनकी वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू निकाल देते हैं। और डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन कैसे निकलता है आपका, ए नोट डिवाइड बाई ए टी करेंगे। अब इसमें देखें भाई ए नोट डिवाइड बाई ए टी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए नोट से। ए नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका ए नोट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे के टी है, और यहाँ पे क्या होगा ए नोट अपॉन में ए टी माइनस का 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए नोट से ए नोट कट गया। अब ए नोट अपॉन में ए टी किसके बराबर था भाई, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के माइनस का 1 इज इक्वल टू ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू के टी आएगा आपका। तो एन होगा जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फॉर्मूला होगा वो आपका 1 प्लस ए नोट इंटू के टी, ये आपको याद करना है। याद क्या करना है, बस ड्रॉ करना है आपको, ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए इन जनरल। ये सेकंड ऑर्डर के लिए था, एग्जाम के अंदर थर्ड का ही पूछ सकते हैं, फर्स्ट का ही पूछ सकते हैं, फोर्थ का भी, वो आपके ऊपर एन की वैल्यू रखेंगे और ए नोट बाई ए टी के अंदर कन्वर्ट करोगे और डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे। ये वाला था। अब आगे आपका टॉपिक आएगा जो कि हमने देखा था, कई तरह के आपके फॉर्मूले मेजरमेंट के तरीके होते हैं, पॉलीमर को मेजर करने के काफी तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा आपका नंबर एवरेज, सुना होगा आपने काफी बार, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत आते हैं। नंबर एवरेज, नंबर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम एन से तो इसको डिनोट करते हैं, एवरेज का होगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई एम आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन आई।
इसको बोल देते हैं हम, इस फॉर्मूले से आपका नंबर एवरेज निकलेगा। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मान के चलते हैं आपको 4 मोनोमर की यूनिट गिवन है, ठीक है। 4 मोनोमर्स आपको गिवन है, जिनमें से एक का मास कितना है आपका 20 है, दूसरे का 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। M1, M2, M3, M4, और टोटल कितने हो गए आपके, 4 मोनोमर की यूनिट है, यानी कि आपका n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो इस केस में अगर हम नंबर एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ NiMi, यानी कि पहले का मास कितना है 20 है, प्लस दूसरे का कितना है 30 है, प्लस 40, प्लस 1 × 50, ठीक है, डिवाइड बाई कितने हैं, टोटल ऑफ Ni कितने 40 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा, नंबर एवरेज आएगा। कुछ ऐसे आपको ये निकालना है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे गिवन होंगे। तो ये आपका नंबर एवरेज का फॉर्मूला है। अब इसमें पूछ चलता है कि नंबर एवरेज को हम कौन से मेथड से निकालेंगे, विच मेथड, कौन सा मेथड आपका नंबर एवरेज को निकालेगा, वो है भाई आपका ओस्मोमेट्री। काफी बार अभी तक भी क्वेश्चन आते हैं इस वाले मतलब स्टेटमेंट पे, ओस्मोमेट्री से सही मिलान वाला नहीं आता, करेक्ट मैच वाला, ऐसे मैच करते होते हैं हम, ये वाला ऐसे मैच करेंगे। तो ओस्मोमेट्री से हम निकालेंगे किसको, नंबर एवरेज को। दूसरा आएगा आपका वेट एवरेज, दूसरा क्या आएगा, वेट एवरेज, वेट एवरेज। और वेट एवरेज को हम डिनोट करते हैं MW और ये करके। तो वेट एवरेज का आपका फॉर्मूला होगा, वो होगा समेशन ऑफ NiMi का स्क्वायर, यहाँ पे मास का स्क्वायर करना है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ NiMi। क्वेश्चन रिवीजन सेशन आप समझ पा रहे होंगे इसको। और दूसरे तरीके से इसको हम डिनोट करें तो कैसे करेंगे, m का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये वाली ऐसे वाली ब्रैकेट है, डिवाइड बाई m, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आपको वेट फ्रैक्शन गिवन है, एडवांस क्वेश्चन आता है आजकल आपको वेट फ्रैक्शन गिवन है, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन को हम डिनोट कर देते हैं MW से, MW सॉरी इसे म्यू आई से। वेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू आई, म्यू आई का फॉर्मूला आपका समेशन ऑफ NiMi डिवाइड बाई समेशन ऑफ NiMi। ठीक है, अब इसमें से ये वाली टर्म बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, वेट एवरेज का फॉर्मूला बनेगा आपका समेशन ऑफ म्यू आई एम आई, ठीक है। और म्यू आई आपका क्या है यहाँ पे, वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। अब आगे आपका रिलेशन है किसमें, रिलेशन बिटवीन नंबर एवरेज एंड मास एवरेज। सातवां आपका टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन नंबर एवरेज एंड मास एवरेज, नंबर एवरेज एंड मास एवरेज। एक आपने टर्म सुनी होगी पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, PDI आपने सुना होगा। इसको डिनोट कर देते हैं हम D करके, और यहाँ से कट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वेट एवरेज डिवाइड बाई नंबर एवरेज, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है, काफी बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट याद करना। एक एडवांस का फॉर्मूला होता है वेट एवरेज डिवाइड बाई नंबर एवरेज इज इक्वल टू 1 + P, ये वाला आपका फॉर्मूला है। और P अगेन क्या है, P इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द मोनोमर कंज्यूम्ड, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर कंज्यूम। और फ्रैक्शन क्या होता है आपका, x डिवाइड बाई A0, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द मोनोमर कंज्यूम का फॉर्मूला। अगर आपका मोनो डिस्पर्स्ड है, ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे भाई जैसे PDI, ठीक है, PDI की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या, आपका मोनो डिस्पर्स कंपाउंड है, एक ही तरह की आपकी मोनोमर यूनिट है, यानी कि मोनो डिस्पर्स्ड कंपाउंड पॉलीमर। दो आगे तो हम बोल सकते हैं बाई डिस्पर्ड बोल लेते हैं, बाई डिस्पर्स बोल देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो वेट एवरेज इज इक्वल टू n इंटू नंबर एवरेज के इक्वल आएगा, ठीक है। और n क्या है आपका, n यहाँ डिनोट कर रखा है आपका पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स से। अगर डिस्पर्सिटी आपकी 1 है तो मोनो डिस्पर्स्ड है, अगर डिस्पर्सिटी 2 है यानी कि n की वैल्यू 1 है तो मोनो डिस्पर्स्ड है। वेट एवरेज इक्वल टू नंबर एवरेज, दोनों इक्वल होंगे। अगर 2 है n की वैल्यू तो आपका वेट एवरेज होगा किसका, 2 गुना आपके नंबर एवरेज के इक्वल। ये वाला फॉर्मूला भी आता है। अगेन अब यहाँ देखें कि जैसे आपका नंबर एवरेज था, हम उसको किससे कैलकुलेट कर रहे थे, ओस्मोमेट्री से निकालते थे, ओस्मोमेट्री से हम उसको निकाल सकते थे। और वेट एवरेज को हम निकालेंगे सेडिमेंटेशन से। कहाँ से निकालेंगे, सेडिमेंटेशन से, सॉरी इसको हम निकालते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से निकालते हैं। सेडिमेंटेशन से हम निकालते हैं जेड एवरेज को, सेडिमेंटेशन से हम निकालते हैं जेड एवरेज को, ये वाला फॉर्मूला। अब आगे देखें जेड एवरेज का क्या फॉर्मूला है, m इंटू जेड, जेड एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई एम आई का क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना, डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन आई एम आई का स्क्वायर। उसी तरीके से इसको डिनोट करके देखें तो m का क्यूब आएगा डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर m का स्क्वायर, इससे डिनोट कर सकते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे, सेडिमेंटेशन से, किसे कहते हैं, सेडिमेंटेशन से। एक आपका आता है जो आपका मार्कोवन इक्वेशन के अंदर आया था, क्या थी मार्कोवन इक्वेशन, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के एम वी की पावर अल्फा वाला केस था। और ये एम वी क्या था, यही तो था आपका विस्कोसिटी एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज इसी को बोलते हैं। और विस्कोसिटी एवरेज का क्या आपका फॉर्मूला आएगा, एम वी इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ध्यान से देखना, एन आई एम आई की पावर 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन आई एम आई और पूरे की पावर 1 डिवाइड बाई अल्फा, पूरे की पावर 1 डिवाइड बाई अल्फा। ये वाला आपका क्या था, विस्कोसिटी एवरेज का फॉर्मूला था। और अल्फा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, और वरना एग्जाम के अंदर आपको, वरना क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, ये वाली याद रखना। एक रिलेशन आता है भी इन तीनों चारों के अंदर, सबसे ज्यादा बड़ा और छोटा कौन सा होता है, इसको आप इस ट्रिक से याद करना। सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर एवरेज किया था, फिर हमने कौन सा किया था, वेट एवरेज किया था, जेड हमने क्या किया था, जेड एवरेज किया था। अब देखें आप, इसकी पावर 1 अपॉन में अल्फा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कम होगी वैल्यू, तो यानी कि सबसे ज्यादा आपका कौन सा है, जेड एवरेज है, फिर आपका वेट एवरेज है, देन यहाँ बीच में आएगा आपका विस्कोसिटी एवरेज। यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर एवरेज की वैल्यू सबसे छोटी होती है, देन आपका विस्कोसिटी एवरेज, वेट एवरेज, एंड सबसे बड़ा होता है आपका जेड एवरेज। किसी क्वेश्चन के अंदर आप निकाल के देखोगे, खुद से ही आप वैल्यू लेके चलोगे n1 की, m1 की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑर्डर कैसे आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन वही क्या था आपका, नंबर एवरेज किससे निकाला था, रिवाइज करो, नंबर एवरेज निकाला था हमने ओस्मोमेट्री से, वेट एवरेज हमने निकाला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, जेड एवरेज हमने निकाला था सेडिमेंटेशन से, और विस्कोसिटी एवरेज हम निकालते हैं किससे, विस्कोसिटी से। ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, एक तो ये वाली कंडीशन है और आपका एक ये ऑर्डर है। आगे आपका जो मेन टॉपिक आएगा, हम विस्कोसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब आपको एक सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट है और आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और इनकी आपको विस्कोसिटी निकालनी है। ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन में होता है ये वाला। तो ईटा इज इक्वल टू ईटा नोट ब्रैकेट शुरू 1 प्लस ईटा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इनटू सी, ये वाला कंडीशन है। अब आप देखें, जो ईटा है ना, ये वाला क्या है, सोलवेंट की विस्कोसिटी, क्या है, सोलवेंट की विस्कोसिटी बोल देते हैं इसको। और ईटा नोट क्या है, प्योर की, सॉरी, ईटा है ये आपकी सॉल्यूशन की है, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है। और ईटा नोट आपके प्योर सोलवेंट की विस्कोसिटी, प्योर सोलवेंट की विस्कोसिटी आपकी। ईटा ये अंदर वाला कौन सा आपका, वही अगेन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, और सी इज इक्वल द कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अब आप देखें कि अब मैं क्या करूंगा, ईटा नोट को यहाँ लेके आऊं, ईटा डिवाइड बाई ईटा नोट, वहां मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये प्लस का निशान यहाँ प्लस था, इधर आ गया माइनस, और डिवाइड बाई में अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करता हूँ तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ से इंट्रिंसिक विस्कोसिटी निकल जाएगी। ये आपकी क्या है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कौन सा, ग्राफ वाला क्वेश्चन बनता है। और ग्राफ में कुछ ऐसे होगा, अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा ग्राफ गिवन है, ये वाला, ठीक है, हिंट दे रहा हूं मैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ईटा डिवाइड बाई ईटा नोट माइनस का 1 है, और डिवाइड बाई सी है इसके कॉन्सेंट्रेशन है, और ग्राफ बना रखा है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट। और कुछ आपको ये वाला ग्राफ गिवन है, ये ऐसा ऐसा आपको ग्राफ गिवन है। तो जो ये वाली वैल्यू होगी ना, यहाँ पे जहाँ पे ये वाली लाइन मैच करती है, ये आपकी वैल्यू होगी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बोल दो या फिर आपका इंटरसेप्ट, एक ही बात है। ये आपकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो अगर आपको ये ग्राफ रीड करना आता है और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आपसे पूछी जाए, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 0.5, और इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। आई बात समझ में, ये वाला होता है।
अब आगे आपका आएगा एक इंपॉर्टेंट से छोटे छोटे फॉर्मूले रह गए, 5-7 मिनट का काम रह गया। एक आपने सुना होगा वेरिएंस, ठीक है। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आता है वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस हम निकालते हैं वेट एवरेज, ठीक है, इनटू नंबर एवरेज माइनस नंबर एवरेज का स्क्वायर। ये आपका क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। और वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। किससे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। इसको एक मॉडिफाई फॉर्म में निकले तो एम एन हमने क्या ले लिया कॉमन, एम डब्ल्यू माइनस का एम एन, यानी कि वेट एवरेज माइनस का नंबर एवरेज मल्टीप्लाई नंबर एवरेज, एक ही बात है, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बड़ी सिंपल सी चीज थी, आपका एक पता कॉन्जुगेशन है, कंडक्शन होता है, और आपका एक होता है एडिशन रिएक्शन। जो आपकी एडिशन रिएक्शन होती है ना, एडिशन रिएक्शन उसका मैकेनिज्म क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है आपकी कौन से, रेडिकल मैकेनिज्म से, याद करना। और कंडक्शन होता है ना आपका, जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है पॉलीमर्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, वो कॉन्जुगेशन की वजह से होती है। कॉन्जुगेशन यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला आगे, यानी कि कंडक्टर होता है कोई भी पॉलीमर ड्यू टू उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है आपका कॉन्जुगेशन, ठीक है। आगे आपकी टर्म आती है कॉन्टोर लेंथ। ये 4-5 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करना। कॉन्टोर लेंथ यानी कि लेंथ होती है किसी पॉलीमर की, तो कॉन्टोर लेंथ का आपका फॉर्मूला आएगा, वो आएगा n इंटू एल के इक्वल, ठीक है। और n क्या है, n क्या है आपका, नंबर ऑफ द पॉलीमर, नंबर ऑफ द मोनोमर यूनिट, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट बोल दो, या फिर क्या बोल दो आप, नंबर ऑफ द मोनोमर्स ही है। और l क्या है आपकी, लेंथ ऑफ वन मोनोमर यूनिट, लेंथ ऑफ वन मोनोमर यूनिट। कॉन्टोर लेंथ पूछे तो ये दोनों वैल्यू आपको गिवन होगी, कॉन्टोर लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। क्या था का, कॉन्टोर लेंथ, कॉन्टोर लेंथ। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका आरएमएस लेंथ का, रूट मीन स्क्वायर लेंथ, आरएमएस। तो आरएमएस का फॉर्मूला आएगा आपका अंडर रूट एन इंटू एल, अंडर रूट एन इंटू एल। ये वाला भी आपको याद करना पड़ेगा। एक आता है आपका एवरेज वाला, एवरेज लेंथ का आपका फॉर्मूला आएगा, याद करना है इनको अच्छे से, बस रट्टा ही मारना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, अंडर रूट 8/3 पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, इंटू अंडर रूट एन इंटू में एल, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 8/3 पाई, और आरएमएस लिख सकते हैं इसको, आरएमएस यही तो होता है अंडर रूट एन इंटू में एल। ये आपका किसका फॉर्मूला है, आर एवरेज का फॉर्मूला है। एक होता है आपका रेडियस ऑफ द गायरेशन, इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है, रेडियस ऑफ द गायरेशन इज इक्वल टू आरएमएस डिवाइड बाई अंडर रूट 6, आरएमएस डिवाइड बाई अंडर रूट 6। और आरएमएस आपका क्या था, आरएमएस था आपका अंडर रूट एन इंटू में एल, ये वाला था। एक आपका था मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल लेंथ का आपका फॉर्मूला आएगा यहाँ पे अंडर रूट 2/3, अंडर रूट 2/3, 2-3 बार लिख के देखोगे आ जाएगा, इंटू में आरएमएस। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला हो गया। एक आपका इंट्रिंसिक विस्कोसिटी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच में आपका रिलेशन है, तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू आर जी का क्यूब, आर जी का क्यूब डिवाइड बाई ईटा, ये आपकी नॉर्मल वाली विस्कोसिटी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चारों पांचों फॉर्मूले कॉन्टोर लेंथ है, देन आरएमएस लेंथ अंडर रूट एन इंटू एल, आर एवरेज है अंडर रूट 8/3 पाई इंटू आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल है अंडर रूट 2/3 आरएमएस, रेडियस ऑफ गायरेशन ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, भूल जाते हैं इसको। और ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच में रिलेशन है। पावर और वैल्यू याद रखना भी, कहाँ 2/3 था, कहाँ 8/3 पाई था। अब आगे आपका है, एक आता है आपका रिलेटिव विस्कोसिटी, एक होता है आपका स्पेसिफिक विस्कोसिटी। एक होती है आपकी रिलेटिव विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी, रिलेटिव वाले का फॉर्मूला होएगा आपका कि भाई आपकी विस्कोसिटी कितनी है और किसके रिस्पेक्ट में, ईटा डिवाइड बाई ईटा नोट, यानी कि हम टी डिवाइड बाई टी नोट कर देते हैं। ये वाला आपका फॉर्मूला आएगा किसका, रिलेटिव विस्कोसिटी का। और स्पेसिफिक वाले का होता है भाई, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा डिवाइड बाई ईटा नोट -1। याद रखना इन फॉर्मूला को, काफी बार 2 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, वो इसी कारण से रह जाता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होता, बस बार बार लिख के देखना फिजिकल के फॉर्मूलाज को। तो देन आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा बोल दो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो,
जब एडवांस क्वेश्चन बनता है तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर एडवांस टॉपिक, एडवांस टॉपिक। आजकल एग्जाम के अंदर पुराने वाले फॉर्मूलों से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं इसलिए याद तो करने पड़ते हैं, लेकिन काफी बार एक आध क्वेश्चन जब हम बोलते हैं ना कि बाहर से आ गया, तो उनके मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप याद करना। एक आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं KCL, अलग से लिखना है इनको, KCL यानी कि काइनेटिक चेन लेंथ। क्या पूछ लेते हैं? काइनेटिक चेन लेंथ। वो कैसे निकलेगी? काइनेटिक चेन लेंथ के आपके दो तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपके दो फॉर्मूले हैं। KCL का आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला, डिपेंड ऑन कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। KCL इज इक्वल टू ओवरऑल रेट, ओवरऑल रेट यानी कि आपके पॉलीमराइजेशन की रेट गिवन होगी, डिवाइड बाय इनिशियल रेट, इनिशियल स्टेप की रेट, इनिशियल रेट। एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीज गिवन है, KCL पूछा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। दूसरा आपका काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ द मोनोमर डेप्लीशन, रेट ऑफ मोनोमर डेप्लीशन। एक ही बात है, भी ओवरऑल रेट लगा लो या फिर रेट ऑफ मोनोमर डेप्लीशन, यानी कि मोनोमर खत्म हो रहे हैं और पॉलीमर आपका बन रहा है। रेट ऑफ मोनोमर डेप्लीशन, टर्मिनोलॉजी के ऊपर जाना बस। डिवाइड बाई आपका आएगा रेट ऑफ प्रोपागेशन। एक ही बात है, प्रोपागेशन का क्या मतलब होता है? इनिशियल रेट होती है, बस टर्मिनोलॉजी है भाई, एग्जाम के अंदर आपको क्या गिवन होगा? रेट ऑफ प्रोपागेशन, रेट ऑफ प्रोपागेशन, रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। इनिशियल स्टेप ही तो है ये रेडिकल फॉर्मेशन। ये वाले दोनों आपके फॉर्मूले है तो एक ही, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग, क्या पता क्वेश्चन में क्या गिवन हो। अगेन आपका चेन पॉलीमराइजेशन, काफी बार रेट एंड KCL पूछ लेते हैं। चेन पॉलीमराइजेशन क्या आएगा? आपका अगला टॉपिक है चेन पॉलीमराइजेशन, चेन पॉलीमराइजेशन, चेन पॉलीमराइजेशन। इसमें अगर आपको क्या है भाई, रेट किसके इक्वल आएगा? याद करना डायरेक्ट, रेट इज इक्वल टू K इंटू में R, यानी कि रेट कांस्टेंट है, इंटू मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन, इंटू आपके जो इनिशिएटर होता है उसकी पावर हाफ आएगी, इनिशिएटर की पावर हाफ। ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। इनिशिएटर की वैल्यू आपको गिवन होगी, आई क्या है आपका? इनिशिएटर है, एम मोनोमर की कंसंट्रेशन है। और इसी में अगर KCL की वैल्यू पूछे इस तरीके से, काइनेटिक चेन लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? रेट कांस्टेंट इनटू मोनोमर की कंसंट्रेशन, और जो आपका इनिशिएटर है उसकी पावर माइनस हाफ आएगी। याद करना इसको, क्या आएगी? माइनस हाफ। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इनका डेरिवेशन की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अब आएगा डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन और काइनेटिक चेन लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, है ना। एन को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसको क्या लिखा था हमने? वेट एवरेज, सॉरी, हमने क्या लिखा था? मास ऑफ द पॉलीमर डिवाइड बाई मास ऑफ द मोनोमर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आएगा 2 इंटू काइनेटिक चेन लेंथ। अगर आपको काइनेटिक चेन लेंथ गिवन है और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछे तो सिंपली उसका क्या करना है? दो गुना करना है। सिंपली उसका क्या करना है? दो गुना करना। आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन की वैल्यू आपको मिलेगी। एक आपका होता है एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस, है टर्मिनोलॉजी का खेल, फॉर्मूला वही है। एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस, एंड टू एंड डिस्टेंस पूछे आपकी पॉलीमर की, तो उसका आपका फॉर्मूला होगा n की पावर हाफ। क्या होगा? n की पावर हाफ उसका फॉर्मूला होगा। एक आपका आता है यूनिट कन्वर्जन का, काफी बार आ जाता है यूनिट कन्वर्जन के अंदर, ये साथ के साथ याद करना भी, ए 1 एटमॉस्फेरिक लीटर किसके इक्वल होता है आपका? 100 जूल के इक्वल होता है। आपको याद करना है, 1 एटमॉस्फेरिक लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। और 1 बार लीटर किसके बराबर होता है आपका? 101.3, 101 इंटू 0.3 जूल के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है, कई बार यूनिट के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब लास्ट आपका सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा। टॉपिक क्या है भाई? एडवांस ही है ये काफी। हम मान के चलते भी, आपका ये देखो भाई मोनोमर है, ये आपका मोनोमर है, यानी कि मोनोमर से आपका क्या बन गया? पॉलीमर बन गया, यानी कि ये आपका मोनोमर की यूनिट कनेक्ट होगी आपस में। तो क्या होगा? इसका ग्राफ ऐसा आएगा, काफी बार ग्राफ पूछ लेते हैं, तो इसका ये वाला ग्राफ ऐसा आएगा क्या?
इधर आपका क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन है, और यहाँ पे क्या है आपका ये वाला, क्या इसका ग्राफ ये वाला आएगा भाई, हाँ इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये वाला आएगा, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और ये वाला कंडीशन है, क्या ये वाला आएगा आपको, ध्यान से बताना कौन सा आएगा। ये वाला आपका गलत है, ये वाला आपका करेक्ट है, डायरेक्ट याद करना कि ये वाला इसका ग्राफ आएगा। यहाँ पे आपका पॉलीमर का रिवीजन वाला सेशन खत्म होता है। होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीजें, एंड बस इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, अपने हाथ से फॉर्मूलाज को लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फिर, थैंक यू।